हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। अभी अलजेब्रा सीरीज हमने शुरू कर रखी है, तो उसमें मैंने लास्ट 2 वीडियोस लीनियर पॉलिनोमियल के किए थे 1 और 2। इसमें हमने अलग अलग चीज़ें कवर करी, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन साइमल्टेनियसली, फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, राइट। सो वो सब हम कर चुके हैं। आज एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम करेंगे, और ये है हाउ टू फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर 2 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, राइट। ये काफ़ी बार कैट में पूछा गया है। सो उसी पे आज फोकस करते हैं, उसी को मैं कवर करूँगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ना इसको करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन है, सो हाउ डू वी प्लॉट इट ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो सपोज आई राइट अ इक्वेशन, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, राइट। इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to 6. 2x plus 3y equal to 6. Now if I have to plot this line, तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमारे पास जो x एक्सिस होती है उस पर y0 होता है, और जो y एक्सिस होती है उस पर x0 होता है। तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और वो कौन से पॉइंट्स होंगे? जब बारी बारी x और y में से कोई एक जीरो होगा। तो x को जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 2। तो ये जो पॉइंट होगा वो इधर होगा। x एक्सिस x0 होता है y एक्सिस पे, तो 1 2, तो यहाँ y2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। और अगर मैं y को 0 रखता हूँ, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6 आता है। तो x आ जाएगा हमारे पास 3, x आ जाएगा 3, तो ये 3 है। और वो इधर होगा 1 2 3। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये वाले हम इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी लाइन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ऐसे ही अगर मैं एक बार इक्वेशन आपको देता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सो इसको भी प्लॉट करेंगे तो अब सिंपल है, x 0 पे आ जाएगा y माइनस 2, तो वो नीचे चला जाएगा इधर, और y 0 पे x 3 ही रहेगा जैसे हमने पहले किया। तो ये नाउ व्हाट आई वांट यू टू ऑब्जर्व हियर इज, मैं क्या चाहता हूं कि आप देखो कि इन दोनों लाइंस में की नेचर में डिफरेंस है, राइट। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो पहली लाइन थी ये वाली, राइट, जो हमने ये प्लॉट करी, तो इसमें आप ये देखोगे कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, x बढ़ेगा तो y कम हो रहा है, एज यू कैन सी। तो दिस इज अ लाइन with a negative relation, correlation between x and y। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो यहाँ पे x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, या वाइस वर्सा। सो सच अ रिलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। तो और यहाँ पे जहाँ पे बीच में माइनस साइन था, ये वाला लाइन अगर हम देखें तो यहाँ x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है। सो y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, y भी कम हो रहा है। तो दिस इज अ लाइन विद अ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अगर हम बात करें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की, तो ये कौन से सॉल्यूशन होंगे जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे, जहां पे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे या जीरो। तो अगर हम बीच में ये जो प्लस साइन वाली लाइन थी इसको देखें, ये वाला पार्ट, तो आप देख सकते हो देयर इज अ फाइनाइट पीस ऑफ लाइन, देयर इज अ फाइनाइट पीस ऑफ लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी फाइनाइट होंगे। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी वाली जहां बीच में माइनस साइन था, तो ये तो चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास लोअर लिमिट तो है बट अपर लिमिट नहीं है। तो बीच में जब माइनस साइन लग जाता है तो फिर से इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो वैसे टेक्निकली बोला जाए तो दिस इज अ लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, दिस इज अ लाइन विद अ, ये लाइन जो है ये नेगेटिव स्लोप वाली है, और ये वाली जो लाइन है दिस इज पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन, राइट। सो लेकिन इन जनरल हम समझ लेते हैं
कि वो टेक्निकलिटीज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर करेंगे, बट अभी ये समझ लो आप कि बीच में अगर प्लस साइन है तो ये लाइन है विद अ नेगेटिव कोरिलेशन, जिसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइनाइट आएंगे। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब x बढ़ेगा y कम होगा। और अगर बीच में माइनस साइन है तो दिस लाइन इज अ लाइन विद अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो केस बनेगा उसमें लोअर लिमिट है बट अपर लिमिट नहीं है, तो इसके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो इसी को समझना है, राइट। तो अब इसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर फोकस करते हैं, राइट। सो सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इक्वेशन लेता हूँ 2x plus 3y is equal to 33। सपोज हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, 2x plus 3y is equal to 33, और हमें इसके बता, क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर। मतलब जीरो से शुरू होते हैं। अब ये फाइनाइट होंगे, फाइनाइट क्यों होंगे, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है तो ये दिस इज अ लाइन विद अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और अभी मैंने आपको बताया था जब ऐसा होता है तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइनाइट आते हैं, राइट। और x इसमें बढ़ेगा तो y कम होगा, या फिर y बढ़ेगा तो x कम होगा। सो दिस इज अ लाइन विद अ नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसको कैसे करते हैं हम? अब नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। तो पहला सोल्यूशन मैं हिट एंड ट्रायल से ही निकालूंगा, राइट। हिट एंड ट्रायल से निकालूंगा तो मैं ये देखूंगा किसको जीरो रखने से दूसरे वाले की इंटीजर वैल्यू आती है। तो यह साफ दिख रहा है कि मैं x को जीरो रखता हूं तो y 11 आएगा, y को जीरो रखने पे x इंटीजर नहीं आएगा, तो हमने इसलिए x को जीरो रखा है, पहला आ गया y 11। अब ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो मैं x की वैल्यू बढ़ाना चाहूंगा, और x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो साइमल्टेनियसली y की वैल्यू कम होगी। अब वो कैसे बढ़ेंगी या घटेंगी वो देख लेते हैं। ध्यान रखना एक ट्रेंड होता है, ऑब्जर्वेशन से ही बनता है ये ट्रेंड, कि x की वैल्यू जो बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी या घटेगी जो भी होगा, वो y के कोफिशिएंट से बढ़ेगी या घटेगी, और y की वैल्यू जो बढ़ेगी या घटेगी वो x के कोफिशिएंट से। अब हमें देखना है करना क्या है, हमें x को बढ़ाना है, तो x को बढ़ाना है तो ये 3 से बढ़ जाएगी y के कोफिशिएंट से, और y की वैल्यू x के कोफिशिएंट से फिर कम हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव कोरिलेशन वाली लाइन है। तो x बढ़ेगा तो y कम होगा, तो 2 से कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, इसे 3 से बढ़ाएंगे 6 तो ये आ जाएगा 7, फिर आएगा 9 और फिर 5, फिर 12 और 3, और फिर 15 और 1। इससे आगे मैं जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या, y नेगेटिव हो जाएगा, और इससे पीछे जाएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फाइनाइट 6 सॉल्यूशंस हैं इसके। सो हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर? 6 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर। So very easily I can find this, right? But ये अभी और इसका एक और बेटर मेथड बता देता हूँ मैं। हाउ मेनी पूछा है तो हम आसान से कर सकते हैं, बट हर बार हाउ मेनी से काम चलेगा नहीं कैट में, तो ये लिखना भी आना चाहिए कि सॉल्यूशंस हैं क्या क्या, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में सारे सॉल्यूशंस को लिख के वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑप्शन में होता है, उसको फाइंड करना पड़ता है। तो यू शुड नो दैट हाउ टू राइट दीज सॉल्यूशंस एज आई हैव टोल्ड। ये जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। अब अगर हम ये कर चुके हैं तो इसका एक और तरीका मैं बता देता हूं कि ये जो पहला सॉल्यूशन है ना, इसमें x की वैल्यू 0 है, y की 11 है, जो भी बड़ी वैल्यू है 11, ये किसकी वैल्यू है? y की। तो अगर ये y की वैल्यू है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और अगर x की वैल्यू होती तो y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ जल्दी से, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि y की वैल्यू तो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड किया मैंने, तो ये आएगा 5.5। 5.5 आ रहा है, तो जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी, चाहे ये 0 भी होता, जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर दो तो आपको नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि ये 6 थे हमारे 6 सॉल्यूशंस, काउंट करके भी कर सकते थे, लेकिन अगर सिर्फ हाउ मेनी बोला है तो आप पहला सॉल्यूशन निकालो जिसमें जो भी बड़ी वैल्यू है उसे दूसरे वाले की कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आती है उसकी इंटीजर वैल्यू में 1 ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये इस वजह से है, देखो देखो आप देख सकते हो कि जो y की वैल्यूज हैं 11, 9, 7,
दे आर स्पेस्ड बिटवीन अ इंटरवल ऑफ 2, और जो कि x का कोफिशिएंट है, तो इस रीजन से ही आता है। तो इसी को एक्सप्लॉइट करते हुए हमने उसे 2 से डिवाइड किया, जो भी इंटीजर वैल्यू हो, क्योंकि अगर गैप 5 है तो दे विल बी 6, जैसे फिंगर्स हैं हमारी, सो 5 फिंगर्स हैं, तो आप जानते हो कि देयर आर 4 गैप्स, तो इसलिए यहाँ पे गैप्स आ गए, 5 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गैप्स, तो 5 गैप्स हैं, तो 6 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो दिस इज हाउ वी कैन वेरी इजीली फाइंड, राइट। सो इस चीज को समझना है हमें। अब अगर मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि इसमें बोला होता है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इसी इक्वेशन के लिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 33 में आप देख सकते हो कि 5 हैं, ये 6 नॉन नेगेटिव थे, तो आप देख सकते हो जीरो वाला केस एक ही हट जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम जीरो वाला केस हटा देंगे, तो उसका आंसर आएगा, तो नॉन नेगेटिव का आंसर 6 होगा, 5 आएगा। लेकिन कभी कभी आंसर 4 भी होगा, जब x को 0 रखने पे y भी इंटीजर आएगा और y 0 रखने पे x भी इंटीजर आए, तो आप ये समझो द डिफरेंस 2। और अगर 0 वाला केस ही नहीं है तो जितने नॉन नेगेटिव होंगे उतने ही, तो अलग अलग वेरिएशन है, चलिए उनको एक एक करके हम करते हैं फॉर बोथ नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस आते हैं। सो पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 243। तो इसको इजी वे क्या है मैंने आपको बता रखा है, आप देखो पहले तो इसको 0 रखेंगे तो ये इंटीजर आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब 81 में से अगर मैं 81 को अगर जो बड़ी वैल्यू है उसको किससे डिवाइड करूंगा, 81 x की वैल्यू तो y के कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा, और डेफिनेटली 10 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 11 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गए, राइट। बट हमने देखा y को 0 रख के x इंटीजर आ रहा है, बट x को 0 रख के y इंटीजर नहीं आएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन होंगे 10, राइट। तो ये ध्यान रखना, राइट। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 105। यहाँ पे मैं x को 0 रखता हूँ तो y डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा 21। 21 को मैं, क्योंकि ये y की वैल्यू है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा 7 से, तो 3 आएगा। अब डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 प्लस 1 4 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये नॉन नेगेटिव तो 4 हैं, लेकिन पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव मुझे पता है यहाँ 0 रख के ये 21 आ रहा है, तो इसको 0 रखता हूँ तो भी इंटीजर आ रहा है, देखो 15। तो 2 सोल्यूशन ऐसे होंगे जहाँ पे x या y में से कोई 0 होगा, तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एट अ टाइम कोई एक ही 0 होगा। सो अगर 2 केस हैं तो हम इसके पॉजिटिव हो जाएंगे 2 पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन, राइट। तो ऐसे हमने ये राइट। सो अगर हम बात करें थर्ड वाले केस का, थर्ड वाला केस जो है हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 49, 5x प्लस 2y इक्वल टू 49। अब इसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ना, x को 0 रखेंगे तो y इंटीजर नहीं आएगा, y को 0 रखेंगे तो x इंटीजर नहीं आएगा। तो कुछ लोग कहते हैं सर फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं है, 0 नहीं है तो हिट एंड ट्राई, पहले तो हिट एंड ट्राई लिए, 0 पे आ जा रहा था वो अच्छी बात है, अब नहीं है तो 1 पे जाएंगे, या देखेंगे कि क्या हम 5 का, सिंपल सी बात है, x को अगर मैं 1 रहता हूं तो ये 5 हो जाएगा, और 5 उधर जाके कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अगर मैं 1 रखता हूं तो 2y हो जाएगा 49 माइनस 5, 2y हो जाएगा 44, तो y आ जाएगा 22, साफ सी बात है 22। अब 22 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, सेम प्रोसेस है, बड़ा नंबर लेंगे 22, y की वैल्यू x की कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4.4, तो 4 प्लस 1 5। अब इसे नॉन नेगेटिव बोल लो या पॉजिटिव बोल लो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जितने 0 वाले केसेस हैं ही नहीं, तो जितने नॉन नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव, राइट। सो इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। ये बहुत जगह यूज होगा,
और काफ़ी जगह हम फिर फंस जाते हैं, हम हिट एंड ट्रायल करना शुरू कर देते हैं और हिट एंड ट्रायल करने में टाइम बहुत चला जाता है। तो अगर हमारे को ये ऑब्जर्वेशंस क्लियर हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये काफ़ी आसानी से हम नंबर भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, और साथ में हम क्या क्या वो सोल्यूशन है वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया। राइट, चलो अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अच्छा, एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था जब बीच में माइनस साइन होते हैं तो उसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाते हैं इनफाइनाइट। बट अगर हम कंडीशन लगा दें किसी एक वेरिएबल पे, इफ वी पुट अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, देन हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो फाइनाइट हो सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 4x माइनस 7y 2 है और साथ में x 100 से कम है। अब अपर लिमिट लगा दी, 100 पे एक कैप लगा दी कि सॉरी x पे एक कैप लगा दी कि ये 100 से कम ही होगा। सो अगर ये 100 से कम होगा तो फाइनाइट ही आएंगे। फिर ट्रेंड यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन वाली इक्वेशन है बीच में, तो यहाँ पे x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन x और y वाली लाइन है। राइट, सो पहला सोल्यूशन कैसे निकालेंगे अब वो देखने वाली बात है, वो हिट एंड ट्रायल ही होता है, मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको क्या सोचना है, रीड करो आप, 4 के मल्टीपल में से 7 का कौन सा मल्टीपल माइनस करें ताकि 2 मिले। फ्रॉम अ मल्टीपल ऑफ 4 which multiple of 7 should I subtract so as to get 2। ये हमें 2 मिले। तो आप देखो 4 के मल्टीपल 4 होता है, फिर 8 होता है, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फिर 12 होता है, 12 के लिए 11 जो कि 7 का मल्टीपल होता नहीं है, फिर 16 होता है, और 16 माइनस 14 मुझे 2 मिलता है। तो अगर हम रीड करके करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो x को अगर मैं 4 रखता हूं तो ये 16 हो गया पहला, और y आ जाएगा 2, ये पहला सोल्यूशन। अब यहाँ ट्रेंड क्या होगा कि दोनों बढ़ेंगे, x बढ़ेगा y के कोफिशिएंट से और y बढ़ेगा x के कोफिशिएंट से। तो नेक्स्ट सोल्यूशन होगा इसका 4 प्लस 7, इसका होगा 2 प्लस 4। तो ये नेक्स्ट ऐसे हम सोल्यूशन लिखते रहेंगे, बट हाउ मेनी लिखा हुआ है। अब आप ये देखो x का, अगर हम देखें नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, फिर से 7 ऐड करेंगे तो ये 2 into 7 हो जाएंगे। y को भूल जाओ, x कंडीशन x पे है तो x से ही आ जाएगा हमारे पास। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 में जब हम 7 का मल्टीपल ऐड कर रहे हैं तो हमें अपने इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिल गए। व्हेन वी आर एडिंग अ मल्टीपल ऑफ 7 to 4 वी आर गेटिंग सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। तो 7 का मल्टीपल जो 100 से कम हो और नियरेस्ट हो वो देख लेते हैं, वो होता है 98। जनरली ये चीज़ें थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करके आपको पता होना चाहिए। तो 98 होता है 7 into हाउ मच 14, बट 98 में 4 ऐड करेंगे ना तो वो 100 एक्सीड कर जाएगा, तो मैं 98 नहीं ले सकता, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 91। 91 होता है 7 into 13, और 91 में 4 ऐड करूंगा तो मुझे आखिरी सोल्यूशन 95 मिल जाएगा जो कि 100 से कम। तो आप देख सकते हो आखिरी में 4 प्लस 13 into 7, तो हमारे कितने सोल्यूशन हो गए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, 13 नहीं 14, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था, पहला सोल्यूशन ये था 4 प्लस 0 into 7। तो 0 से लेके 13 तक, 0 से लेके 13 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई 14। सो इसके सोल्यूशन हो गए 14 नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट वेरी इजी। तो ट्रेंड आप समझो, यहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस बढ़ेंगे। राइट, पहला हिट एंड ट्रायल से निकालना है, थोड़ा सोच के कि 4 के मल्टीपल में से 7 का कौन सा मल्टीपल माइनस करें कि 2 मिले, तो 16 और 14 दिखेगा आपको। राइट, उसके बाद वही ट्रेंड है, इसमें दोनों बढ़ेंगे x और y, बट x पे अपर कैप लगा हुआ है, तो क्योंकि x पे अपर कैप लगा हुआ है तो हम 7 के मल्टीपल्स से एसोसिएट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट और देखिए। अब यहाँ पे देखो क्या है वो बोल रहे हैं, एक बार आप पॉज करके देख लो, सॉल्व करके। Now what are they saying? They are saying कि the number of solution of an equation 2x plus y equal to 30 where both x and y are पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव तो नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो वाले केसेस नहीं लेने, इंटीजर है और x y से छोटा है। अब यहाँ पे हमें वो सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे क्योंकि देखना पड़ेगा कहाँ पे x छोटा है कहाँ पे y छोटा है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू अगर 30 लिखता हूँ तो मैं y को 0 रख देता हूँ, तो ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ गया। अब हमें पता है कि
जो x है वो x की वैल्यू 1 से कम होगी, y की वैल्यू बढ़ानी है हमें, तो 2 से बढ़ेगी, ये 14, फिर 4, ये 13, x शुड बी लेस 6, और ये आपका 6 के बाद ये आ जाएगा 12, फिर ये 8 और ये 10, और ये आपके हो गए नेक्स्ट हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा, सॉरी ये 11 हो जाएगा, 10 और ये 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x अभी y से छोटा होना शुरू होगा। अब टोटल सॉल्यूशंस कितने होंगे देखा जाए तो, अगर हम टोटल सॉल्यूशन निकालें तो 15 को मैं y के कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा, तो 15 प्लस 1 16, राइट 16, और पॉजिटिव कितने होंगे इसमें, राइट। अब आप ये देख सकते हो कि ये कितने, 1 2 3 4 5 वो सॉल्यूशन माइनस कर दो, ये वाले 5, क्योंकि इसमें x y से बड़ा है, हमें x y से छोटा चाहिए, और साथ में एक सॉल्यूशन वो माइनस कर दो जब हमारे पास 0 वाला केस है, जब हम x को 0 रखेंगे तो y 30 आएगा, तो एक वो सॉल्यूशन माइनस करना, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीग्रल्स। तो 16 में से ये 5 और एक ये आखिरी वाला, क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें पता है कि 0 जो 30 है इसमें x 0 है हमें, और x और y को पॉजिटिव लेना है, तो ये वाला केस और माइनस कर देंगे, तो टोटल 6, तो 16 में से 6 गए 10, तो 10 10 positive integral solutions. So this is how we can easily do this, right? तो एक बार आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना कोई बहुत, मतलब कहते हैं ये टफ होते हैं, बट इट्स कैन बी टैकल्ड वेरी इजी। एक और करते हैं, तो फिर से लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सच दैट x इज ऑलवेज लेस देन y, वहां भी यही था, x इज लेस देन y, यहाँ पे भी लिखा हुआ है x इज ऑलवेज लेस देन y, सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ भी, राइट। तो हम पहले देखेंगे, इसको 0 रखते हैं तो ये 41 आ रहा है, राइट, पॉजिटिव लिखा हुआ है 41, x इज लेस देन y, तो ये कम है, ये 3 से बढ़ेगा, ये 7 से कम होगा, कितना 34, ये 3 से बढ़ेगा 7 से कम होगा, कितना हो जाएगा 27, ये 3 से बढ़ेगा, ये 7 से 20, ये 3 से बढ़ेगा, ये 7 से कम होगा 13, तो यहाँ तक x इज लेस देन y, और हमें कितने लेने हैं, पॉजिटिव लेने, तो ये 4 केसेस लेंगे, तो आंसर विल बी 4 इज द सेम प्रोसेस एज बिफोर। सो ये 2 क्वेश्चंस मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट करे, इस टाइप के कैट में आ चुके हैं। सो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, प्रोसेस एक बार समझ में आ जाएगा, फिर रीजनिंग करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, राइट। नेक्स्ट, अभी बीच में माइनस साइन वाला आ गया, 4p माइनस 17q इज इक्वल टू 1, और कैप लगी हुई है p पे, कैप किस पे लगी हुई है, p। अब इसको करने के लिए फिर से वही रीड करेंगे, 4 के मल्टीपल में से 17 का कौन सा मल्टीपल माइनस करें कि 1 मिले। तो अगर 17 लेता हूं मैं, पहला मल्टीपल 17, तो उसके लिए 18 होना चाहिए, 18 माइनस 17 इज 1, राइट, लेकिन 18 4 का मल्टीपल नहीं होता। फिर अगर मैं इसे 34 लूंगा तो ये तो 35 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 4 का मल्टीपल ऑड हो ही नहीं सकता। फिर अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, 51 लेता हूँ, तो 52 बनता है, 52 आई कैन से इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हम 52 होगा 4p की वैल्यू, तो p आ जाएगा 13। सो 4p माइनस 17q इक्वल टू 1 में ये 13 आ गया पहला, और कॉरस्पॉन्डिंगली आ गया 3। अब मुझे पता है p की वैल्यू किससे बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे ये, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन वाली लाइन है, तो ये बढ़ेगा 17 से, तो पहला 13 प्लस 17, फिर 13 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 इंटू 2, तो 17 के मल्टीपल्स में 13 ऐड करके हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिल गए। अब 500 से कम 17 का मल्टीपल कौन सा होगा, आई नो 510, 510 होता है 17 इंटू 30, तो चला गया, आगे चला गया, 17 माइनस कर देते हैं, तो 17 इंटू 29 करेंगे, तो 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 493, लेकिन 493 में 13 भी ऐड करना है, 13 ऐड करेंगे तो ये 506 हो जाएगा, जो 500 एक्सीड कर, तो 17 इंटू 28 तक लेंगे,
17 13 प्लस 17 इंटू 28, और मैंने आपको बता रखा इस टाइप में गिनती 0 से शुरू होती है, तो 0 से 28 तक दे विल बी 29 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, राइट। तो आराम से ये किया जा सकता है, वही प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस नाउ। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको देखो x और y दे रखा है इंटीजर्स, यहाँ नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, बट हमें थोड़ा ट्रेंड तो पता ही चल ही गया है। देन द इक्वेशन ऑफ 5x प्लस 18y इक्वल टू 63 हैज नो सॉल्यूशन। अब ये सिर्फ ऑप्शन के थ्रू जाना है हमें, तो इसके लिए हमारा बेस्ट होगा कि अगर हम इस लाइन को प्लॉट कर लें। तो अगर हम इस लाइन को प्लॉट करें तो अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करो, पूरा ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा आपको करना ही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आप प्लॉट कर सकते हो। तो जैसे क्या कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन का से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जब x0 होगा तो y होगा 63/18, जो कि 3 और 4 के बीच में होगा, तो कहीं हमने यहाँ मार्क कर दिया इसको। और अगर y0 है तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, राइट। y0 है तो x आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, 12 है ना, तो ये बन गया। अब वो कह रहे हैं कि x जब 300 से कम होगा और y जब 0 से कम होगा तो कोई इंटीजर सोल्यूशन नहीं होगा। अब आप देखो y 0 से कम होता है, 300 से कम तो मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ ना, 13 भी ले सकता हूँ, 13 14 कुछ भी ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो ये इतना बड़ा रीजन है, 300 और 12 के बीच में कितनी सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी, और कहीं ना कहीं तो वो इंटीजर बनेगा ही बनेगा, राइट। सो आप देख सकते हो देयर हैज टू बी सम सॉल्यूशन, क्योंकि आप देख सकते हो इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए अगर आप, क्योंकि यहाँ पे नॉन नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, तो x हर 18 और y की वैल्यू हर 5 के बाद एक इंटीजर सॉल्यूशन हमें मिलना ही मिलना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटीजर सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, 300 से कम और y 0 से छोटा। अब वो कह रहे हैं x 250 से ज्यादा और y -100 से ज्यादा, तो y -100 से वो फिर से अगर नीचे जाओगे तो आपको ये इसी एरिया में लेके जा रहा है, तो वहां भी सोल्यूशन मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर जब x 18 से चेंज होता है और y 5 से चेंज होता है तो आपको इंटीजर सोल्यूशन मिलेगा। नॉन नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं यहाँ, सिर्फ इंटीजर बोल रहे हैं, तो मिलेगा ही मिलेगा सोल्यूशन, तो आगे भी मिलेंगे। अब देखो थर्ड ऑब्वियस आंसर हो गया मेरा, ये दोनों तो फिर भी चलो डाइसी हमने ग्राफ बना के देख लिया, थर्ड तो आंसर ऑब्वियस हो गया। वो कह रहे सोल्यूशन फॉर x ग्रेटर देन 250 लेस देन 300, होगा ही होगा। आपको मैंने बताया इंटीजर वैल्यूज के लिए x की वैल्यू हर 18 के बाद इंटीजर सोल्यूशन देगी, और 250 और 300 के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है, तो 18 का इंटरवल कम से कम 2 तो इंटरवल 18 के आएंगे ही आएंगे, राइट। तो सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो सोल्यूशन फॉर x greater than 250 less than 300 is bound to happen, because यहाँ नॉन नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, इंटीजर सोल्यूशन बोल रहे हैं, भले ही वहां पे y की वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन सोल्यूशन हमें इंटीजर सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। y के लिए ऐसे यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि y की वैल्यू आप देख सकते हो 5 के इंटरवल में चेंज होगी और ये 5 का डिफरेंस नहीं, सो यहाँ इट इज नॉट नेसेसरी। सो थर्ड बिकम्स एन ऑब्वियस आंसर। सो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, बट है नहीं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारे पैटर्न्स क्लियर है जो मैंने आपको बताया है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, राइट। चलो, अब डीआई में भी इसका यूज हो जाता है, कभी कभी एलआर वगैरह के टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं डीआई में स्पेशली, तो उनको कैसे डील करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, राइट। तो ये एक बार आप पढ़ लो पॉज करके, फिर हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स A, B and C that are used for printing documents. A shop hires the mentioned types of printers to print 1500 documents in a day. One printer each of types A, B and C can print 40, 60 and 75 documents in a day respectively. The fixed cost of hiring one printer each of type A, B and C is rupees 100, rupees 150 and 180 respectively. In addition, for every document printed by the printer of types A, B and C, an extra cost of rupees 4, 5 and 3 is levied respectively. तो यहाँ पे कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है जो रेंट है, कुछ कॉस्ट वेरिएबल है। ये हमने डायरेक्ट वेरिएशन में भी मैंने कवर किया था जब रेशियो की क्लासेस करी थी, उसी टाइप का एक प्रॉब्लम है। सो अगर हम देखें तो हमें कितने प्रिंटर्स डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं, 15, और ए बी सी के हमारे प्रिंटर्स कैन प्रिंट, एक प्रिंटर प्रिंट टाइप ए का 40 प्रिंट करता है। तो हमें यहाँ पे ऐसे कुछ करना पड़ेगा
सपोज आई से कि देर आर, मैं यहां से शुरू करता हूं, देर आर ए प्रिंटर्स। तो ए प्रिंटर्स हैं और एक प्रिंटर टाइप ए का, टाइप ए के ए प्रिंटर्स हैं। तो टाइप ए के मैं ए प्रिंटर्स ले रहा हूँ, ऐसे टाइप बी के बी प्रिंटर्स ले रहा हूँ, और टाइप सी के सी प्रिंटर्स ले रहा हूँ। तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि एक प्रिंटर 40 प्रिंट्स करता है, तो 40A प्लस, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं आप फिर से बता देता हूँ। जब भी हम ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालते हैं तो मेक श्योर जो इक्वेशंस होती हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होने चाहिए। अभी मैं समझा दूंगा इसी क्वेश्चन के थ्रू। मतलब जो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिखा, तो ये तीनों नंबर्स जो हैं इनका जो 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 आपका HCF है वो 1 होना चाहिए, मतलब को प्राइम होनी चाहिए। मतलब को प्राइम से मतलब ये है कि तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट, 1 के अलावा। तो 1 के अलावा, तो ये मतलब है। तो जब मैं लिखता हूँ 40A प्लस प्रिंटर बी कितने करता है, एक प्रिंटर 60B और C 75C, अगर मैं इसे 1500 लिखता हूँ तो ध्यान रहे इस बात का कि ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं है। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए इसे रिड्यूस फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। तो वो आगे जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरा मतलब ये था इस चीज से। अब कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कितनी लग रही है कि कह रहे हैं कि वो 100 रुपए है हायरिंग कॉस्ट प्रिंटर ए की, 150 और, तो 100A ये हो गई फिक्स कॉस्ट, 100 प्रिंटर्स की हायरिंग कॉस्ट हो गई 100A। बट कितने प्रिंट किए उसने, 40A प्रिंट्स किए, ये वाले, ये जो हमारा ये वाले हैं, ये प्रिंट किए उसने इतने, तो इतने प्रिंट किए और एक प्रिंट की कीमत होती है प्रिंटर ए से 4 रुपए। तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 40A प्लस 4 160, तो 160 हो जाएगी, तो प्लस 160A 40A इंटू 4, ये आ गई टोटल कॉस्ट फॉर प्रिंटर से। ऐसे ही प्रिंटर बी की बात करें तो प्रिंटर्स बी की जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी आपके पास, बी के प्रिंटर्स की है, बी के हैं कॉस्ट है 150, तो 150B प्लस प्रिंट कितने करें 60B और एक प्रिंट 5, तो प्लस 300B। और सी की बात करें तो सी का कीमत कितना है 180, सो 180C प्रिंट्स कितने 75C और एक प्रिंट की कितनी कॉस्ट है 3 प्लस 225C। तो ये टोटल कॉस्ट बन गई। तो टोटल कॉस्ट जो आ गई हमारे पास वो आ गई 260A प्लस 450B प्लस 405C, ये टोटल कॉस्ट बन गई। और इसको हमें मिनिमाइज करना है, वी हैव टू मिनिमाइज दिस, राइट। अब दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। एक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर बी, फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ द शॉप हायर 10 प्रिंटर्स और बी, तो बी की वैल्यू हमें 10 पता चल गई। तो बी की वैल्यू अगर 10 हो गई तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, इक्वेशन बनेगी 40A प्लस 60B है ना, तो 60 इंटू 10 कर लेते हैं, प्लस 75C इज इक्वल टू 1500। तो 40A प्लस 75C, ये वैल्यू आ गई 1500 माइनस 600 900, जो कि अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो आ जाएगा 8A प्लस 15C इज इक्वल टू 180। और टोटल कॉस्ट है हमारी ये टोटल कॉस्ट है। बी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 260A प्लस 4500 प्लस 405। अब इसे मुझे करना है मिनिमाइज। अब ये एक ही इक्वेशन है, प्रिंटर्स किस में नहीं हो सकते, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो हमें इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे। तो आपको दिख रहा है जब मैं इसको 0 रखता हूँ तो ये 12 आता है,
अब ये बीच में प्लस साइन वाली इक्वेशन है तो नेगेटिव कोरिलेशन, तो ये 15 से बढ़ जाएगा तो ये 8 से कम हो जाएगा। तो यही दो केस बनते हैं, राइट। तो अगर ये दो केस बनते हैं तो मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो या तो मैं सी को 12 रखूं यहाँ पे और इसको 0, या फिर इसको 15 और इसको 4, तो देखना पड़ेगा कैन बी क्लोज। सो अगर हम देखते हैं 45,000 प्लस 405 इंटू 12, पहले ये कर लेते हैं। तो 12 5 जा 60, 12 4 जा 48 और ये आ जाएगा 4500, तो ये आ जाएगी वैल्यू 9360। और अगर मैं क्या रखता हूँ ए को 15, 260 इंटू 15 प्लस 45,000 तो है ही, प्लस आएगा हमारे पास 405 इंटू 4, ये हो जाएगा 0 90 35 3900 प्लस 4500 विच इज 8400 और ये आ जाएगा 1620 ये आ जाएगा हमारे पास 10,020, तो ये एक्सीड कर गया, तो ये मिनिमम हो गया। तो वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रिंटर्स शुड वी हायर सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। आंसर इज 12 प्रिंटर्स हायर करने पे सी के राइट मिनी कॉस्ट विल बी मिनिमाइज, क्योंकि जब मैं 12 रख रहा हूँ और उसको 0 रख रहा हूँ तब कॉस्ट आ रही है 9360, और दूसरे केस में कॉस्ट आ रही है ज़्यादा आ रही है, 10,000 एक्सीड कर जा रही है। सॉरी, तो यहाँ पे है तो वेरिएशन का क्वेश्चन, अलजेब्राइक इक्वेशन भी बनानी पड़ रही है, बट आप देखो यहाँ इंटीग्रल सॉल्यूशन, अगर हमारा ये वाला प्रोसेस हमारा फास्ट है, हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा हमें, और यहाँ हमारा समय बचा, तो LRDI में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखो इसमें, राइट। चलिए इसी का एक नेक्स्ट पार्ट भी है, वो भी करते हैं। If the total number of printers hired is 25, यानी कि एक इक्वेशन और मिल गई, a प्लस बी प्लस सी इज 25, और एक इक्वेशन थी हमारे पास, मैं उसको दोबारा लिख लेता हूँ, 40a प्लस 60 और 75, 40a 60b प्लस 75c इज इक्वल टू 1500, ये हमारे पास ये 1500, राइट, दिस इज 1500। और टोटल कॉस्ट जो हमारी बनी थी, टोटल कॉस्ट थी हमारी, टोटल कॉस्ट वाज 260a प्लस 450b प्लस 405c, ये तो टोटल कॉस्ट है हमारी 260a प्लस 450b प्लस 405c, ये टोटल कॉस्ट है। अब फिर से हमें मिनिमाइज करना है। अब आप ये देखो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 25, इसे रिड्यूस कर लेते हैं पहले इक्वेशन को, तो इसे रिड्यूस करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8a प्लस 12b प्लस 15c इक्वल टू 300, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है 25। अब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, सपोज a को कर देता हूँ मैं 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, तो 4b प्लस 7c इक्वल टू आएगा 300 माइनस 200, 100, ये आ गया। अब इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस में लिखना पड़ेगा जैसे पहले, राइट। तो फिर से तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा 4b प्लस 7c इक्वल टू 100, तो इसको 0 रखता हूँ तो ये 25 आएगा, टोटल प्रिंटेड, तो a की वैल्यू भी लिख लो साथ साथ, a भी 0 हो जाएगा क्योंकि 25 ही टोटल प्रिंटर्स है। अब मुझे पता है ये वैल्यू 7 से कम होगी, 7 से कम होगी तो कितनी हो जाएगी 18, ये 4 से बढ़ेगी, टोटल प्रिंटर्स हो गए 22, 18 प्लस 4 22, बट टोटल है 25, तो ये हो गया 3, यहाँ बी और सी का टोटल हो गया 22, तो ए आ गया 3। ऐसे ही अब अगर मैं फिर से इसे 7 से कम करूंगा तो ये हो जाएगा 11, 11 कम हो जाएगा, 11 कम हो जाएगा, और यहाँ पे कितने से बढ़ जाएगा 8, तो 19 हो गया, 19 हो गया, तो बचे हुए 6 हो जाएंगे, और फिर से इसमें 7 से कम करता हूँ,
7 से कम करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 12, 16 हो गए, 16 हो गए तो ये 9 हो जाएंगे, राइट। सो दिस विल बी 9। अब इसे और कम नहीं कर सकते, तो ये 4 केसेस हैं हमारे पास। अब आप देखो टोटल प्रिंटर्स हर केस में 25 है, तो मैं जब कॉस्टिंग निकालूंगा इस केस में थोड़ा आसान मेरे लिए ये हो गया, जो कॉस्टिंग है वो है 260A प्लस 450B प्लस 405C, क्योंकि टोटल प्रिंटर्स 25 हैं तो हर कोई नंबर मल्टीप्लाई, अब मैं ए का कोफिशिएंट सबसे छोटा है तो ए की वैल्यू सबसे ज्यादा रखना चाहूंगा क्योंकि उसकी कॉस्ट सबसे कम, राइट, क्योंकि और बी को मिनिमाइज करना चाहूंगा तो इस पे ही आएगी मेरी मिनिमम कॉस्ट, नो वंडर। तो 260 इंटू 9 प्लस 4, आप सबको करके भी देख सकते हो लेकिन लॉजिक लगाओ गाइस, क्योंकि टोटल प्रिंटर्स यहाँ पे सेम है, कांस्टेंट है, राइट। टोटल प्रिंटर्स अगर कांस्टेंट है और वो कितने हैं 25, तो मैं उन प्रिंटर्स को ज्यादा लेना चाहूंगा जिनकी कॉस्टिंग कम है, जैसे 260 वाले, ए की वैल्यू मैक्सिमाइज करना चाहूंगा और बी की मिनिमाइज, राइट। सी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादातर सेम है, 405C इंटू 12। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0 5 2 3 4 0 प्लस 450 इंटू 4, ये आ जाएगा 1800 और ये आ जाएगा 4860, राइट। तो अगर हम टोटल करें तो ये आ जाएगा 0 10 12 एंड 7 7200 प्लस 1800, ये आ गया 9,000। तो अगर ये 9,000 आ गया मेरे पास, तो ऑप्शन अगर हम देखें तो सबसे छोटा ही 9,000 है, तो मुझे उससे नीचे जाने की फिर देखने की जरूरत नहीं है, तो 9,000 becomes the right answer। सो ऐसे ही ये DI के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको ये यूज करना हो सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, राइट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लोगों को भी बताइए, राइट। I'll bring the next video now on quadratic polynomial, right? Till then, take care. Have a nice day.